बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट की जानिब थी। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो 63A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई हैं। रीज़न के कहा यह जा रहा है कि जुडिशल पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनका तमाम का जो डिपेंडेंसी है वो 63A के ऊपर चली गई है। रीज़न के नंबर पूरा नहीं हुआ था लास्ट टाइम, एंड दैट इज़ द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हो सकी थी। आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और सेकेंडली, आज हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, वो एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरी निकाल कर लाए कि PMLN शायद स्टेप फॉरवर्ड नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते और इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा नहीं बनते। तो इससे पूरे मुल्क की जो सियासत है उसका रुख आपके और मेरे बुनियादी हुकूक जो है वहाँ पर जो सराउंडिंग जो लॉज हैं उनको भी सबको यहाँ पर छेड़छाड़ जारी है इन सारी अमेंडमेंट्स को लेकर। देखिए किस तरफ जाता है। और इसी टॉपिक के ऊपर और ये सारी आज की जो हमारी प्रोसीडिंग थी कोर्ट्स की और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रूमर हैज इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डेज टू कम प्रोटेस्ट की तरफ जाने का प्लान कर रही है और ये मुल्क गिर प्रोटेस्ट होगा, इस्लामाबाद और बाकी सिटीज़ में भी होगा। यही इन्हीं जुडिशल पैकेज और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनको लेकर इन्हीं टॉपिक्स पे आज के शो में बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आजकल पूरे मुल्क में आईनी तरामीम और तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। सर, लेट्स स्टार्ट विद कि इतनी ये जरूरी कैसे होगी आईनी तरामीम एट दिस मोमेंट के जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड आईनी तरामीम पे तमाम हुकूमती जमातें इकट्ठी और सारी एक ही डगर पे चल पड़ी? जी, इसलिए जो पिछली संजीदा आईनी तरामीम हुई थी उन्हें हुए 14 साल हो गए जी। 2010 में 18वीं आईनी तरमीम हुई थी, उसके कुछ अर्सा बाद फिर 19वीं तरमीम हुई। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो हाकमियत है उसके जो पैटर्न्स हैं उनमें तब्दीली आई है, एक इर्तका हुआ है। तो लिहाजा अब ये हुकूमती जमातों ने उस सारे इर्तका से सबक सीखते हुए, और ये वही जमातें हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम भी की थी, तो लिहाजा अब वो आइन की जो तरमीम करने जा रहे हैं वो उन्हीं 15 सालों के मुशाहिदात का निचोड़ है जिसे अब हम देख रहे हैं। सर, इस पे हमें जो बताया जाता है सहाफियों को या कौम को बताया गया है कि जी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्राइसिस और उसके जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। थोड़े से स्टैट्स निकालने हैं तो 83% लोअर जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है, 15% हाई कोर्ट्स के अंदर है, 2% पेंडेंसी है 60,000 प्लस माइनस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनमें जब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस निकालते हैं तो सर हार्डली कोई 0.0 समथिंग परसेंट बनता है। तो सर अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमें लोअर जुडिशरी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था कि जहां पर इतनी लाखों की पेंडेंसी है? इसमें दो बातें हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रफली कोई एक एस्टिमेट के मुताबिक 60,000 केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 33,000 केसेस जो हैं वो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, जो अपीलें हैं। तकरीबन कोई 25,000 जो हैं वो क्रिमिनल अपीलें हैं और बहुत कम है जो आईनी है। लेकिन अगर आप यही जो तज्जिया आपने रखा है अपने नाजरीन के सामने, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो वक्त है जो खर्च होता है उस पर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो 1% से भी कम आईनी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का गालिब वक्त और एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी वजह से जो है वो पेंडेंसी। एक तो ये बात है जी। दूसरा ये है कि ये बात अब वाजे है कि 2009 में जब अदलिया बहाली की तहरीक चली, मुस्लिम लीग नून का उसमें बड़ा अहम रोल था, लेकिन उसके बाद से जो तवक्को थी कि अदलिया अपने अंदर कोई इस्लाह और रिफॉर्म करेगी, वो तजर्बा भी कामयाब नहीं हुआ। और ये वाजे हो गया है कि अदलिया के अंदर से उसकी अपनी इस्लाह की कोई सूरत नहीं निकल रही, कि जो मॉनिटरिंग करनी थी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स की या सेशन कोर्ट्स ने सिविल कोर्ट्स की, वो बिल्कुल नहीं हुई। तीसरा ये है कि जो एक और उस वक्त हम सब ने मिलकर एक तजर्बा किया था कि क्या अगर जजेस जो हैं उनको ज्यादा अथॉरिटी दी जाए कि वो आने वाले जजेस का तकर्रुर कर सकें, तो क्या उससे फैसलों में और इंसाफ की फराहमी में बेहतरी आएगी? वहां भी बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि कामयाबी नहीं हुई। और ये नजर आया है कि जब तक अदलिया के मामलात में कोई निगरानी पार्लियामान की तरफ से नहीं होगी, तब भी जो है वो जजेस की जो क्वालिटी है, जो इनटेक है, वो इम्प्रूव नहीं होगी। तो लिहाजा यहाँ जो आगाज है वो टॉप से किया गया है और इससे
एक इसका पहला जो था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट था, जिसको जो पहली दफा जब पास हुआ तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था। तो आप पार्लियामान ने दूसरा बिल ये पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो अब इस वक्त मुल्क का कानून है। तो लिहाजा ये जो तजर्बा है, और जो असल में अगर आप इसका खुलासा कर लें कि पिछले कुछ सालों से जिस किस्म के फैसले आए हैं, उससे ये जाहिर हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का तवाजुन है और उसका जो एक तनाव है, अब अदलिया भी उसका एक वाज़ेह हिस्सा बन गई है। तो लिहाजा इन सब चीजों को सामने रखकर ही ये तरामीम की जा रही है। सर, आर वी ट्राइंग टू पोर्ट्रे पिक्चर कि यहाँ पर अदलिया के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और चेक एंड पार्लियामान रखेगा? आर वी ट्राइंग टू से दैट? जी बिल्कुल, अदलिया की नहीं, अदलिया के ऊपर चेक एंड बैलेंस सिर्फ ये होगा मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अपने अपना रोल अदा करेंगे। जिस तरह है कि भी एक तरीकेकार होगा जजों की नॉमिनेशन का, पार्लियामान का उसमें पहले से ज्यादा रोल होगा, ताकि ये इस मामले में ज्यादा शफाफियत आए। और जो हमने देखा है कि भाई मुख्तलिफ हवालों से शिकायत उठती हैं कि जजेस को किस तरीके से एक अंदरूनी मामले के तौर पर ही जजेस का तकर्रुर हो जाता है, उससे बचते हुए सारे मामले में शफाफियत लाने की जरूरत है। और मेरी तो फाजिल जज साहिबान से भी ये गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि पार्लियामान करने से रुके, तो वो अपने अंदर खुद इस्लाह करते हुए नजर आए। हमें नजर आए कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो सेशन कोर्ट्स की बेखबरी कर रहे हैं, उनको वॉच कर रहे हैं कि क्या वो सेशन कोर्ट्स में कैसी पेंडेंसी है। और अगर ये मामला नहीं होता तो फिर मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असेंबलियों को मजीद कानून साजी करनी पड़े। सर, ये आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मल्टीपल टाइम्स आप वजीर भी रहे हैं। एक हुकूमत जो अपने एक्स एलाए जो पीडीएम में आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको अब ऑपोजिशन या वो आपके साथ नहीं है, वो एक अलग बात है, अगर आप उनको कायल नहीं कर सके तो पाकिस्तानी अवाम को कैसे कायल करेंगे? सर, बाय एंड ऑफ द डे लेजिस्लेशन तो अवाम के लिए ना, कुछ भी हो। जी, तो ये जो एक कोशिश हुई चंद हफ्ते पहले जिसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई, उससे सबक सीखते हुए मेरी ये तवक्को है कि इस दफा जब ये तरमीम जिसका मुसव्वदा जिस पर एग्रीमेंट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपके नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि इसका जो पहला संजीदा कदम है जिससे हमें पता चलेगा कि ये तरमीम वाकई आ रही है, वो उस मुसव्वदे की काबीना से मंजूरी है। जब तक वो काबीना में पेश होकर मंजूर नहीं हो जाता, बिल्कुल, ये तो क्या सर ही रहेगी, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या बन रहा है। खुर्रम साहब, एक आज ही की खबर है, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भट्ट साहब, उनकी आज की खबर है कि जनाब एक सीनियर वफाकी वजीर या एक बड़े अहम वफाकी वजीर की वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन हुई पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से, और अब पीएमएलएन या आपकी जो सीनियर लीडरशिप है इंक्लूडिंग यू, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि जनाब जब तक मौलाना स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते हम तरामीम को आगे लेकर नहीं चल रहे, या हम खुद भी आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। इज इट ट्रू सर? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मौलाना, आपको मालूम है, पीडीएम के सरबराह थे और उनकी क़ियादत में हम सब ने मिलकर एक जदोजहद की थी, और उनके साथ ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की जो आला क़ियादत है उसके दिहाइयों पुराने मरासिम है। तो अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है तो उसको दूर किया जा सकता है। और ये भी मेरी तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो है वो ये कोई गैर मामूली कोशिश करेंगे मौलाना के साथ ये जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करने की, क्योंकि मौलाना जब आप उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो बिलाखिर इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की पासदारी चाहते हैं, तो अगर उनको इस बात पर समझाया जाएगा तो इस पर वो जरूर मेरी तवक्को है कि मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी की हमायत करेंगे। साहब, 63A बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, कैसे देखते हैं आप 63A को? क्या खरीदो फरोख्त, ये कभी छांगा मांगा के इल्जामात, कभी सिंध हाउस के इल्जामात, इजंट इट गुड के सर इनके ऊपर फुल स्टॉप लगा रहता, या कोई इस तरह की लेजिस्लेशन आती है कि फॉर वंस इसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता? हाउ डू यू सी इट? फुल स्टॉप तो देखिए ना, बहुत अरसा पहले चौधरी आईनी तरमीम में लगा दिया गया था जो आइन का हिस्सा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आइन को दोबारा लिखना कि जी आप वोट भी नहीं डाल सकते और वोट काउंट नहीं होगा, हमें तो उस पर एतराज है। बिल्कुल, चौधरी आईनी तरमीम में ये सब कुछ आइन का हिस्सा बना दिया गया था जो हॉर्स ट्रेडिंग है। अब ये कहना कि जी आप वोट भी नहीं डाल सकते, या उस जो लोग वो वोट डाल रहे हैं
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे आगाह है तो वो वोट डाल रहे हैं। तो हमें इशू ये नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग होनी चाहिए, इशू ये है कि ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो ये कहे कि जी वोट डाला भी नहीं जा सकता और डाल भी दिया तो काउंट नहीं होगा। ये आइन में कहीं नहीं लिखा और लिहाजा आइन की पासदारी के लिए 63A का जो अब रिव्यू है वो चल रहा है। तो जो उससे पहले जो 2 साल पहले के हालात थे वो भी तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई जैसे सियासी तौर पे फैसला किया था। पहले एक फैसला किया, फिर चंद हफ्ते बाद उसी अपने फैसले को उल्ट दिया और मकसद उसका कोई आइन की बेहतरी नहीं थी, उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत को गिराना था, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट कामयाब हुआ। खुरम साहब, कोई भी वोटर, आई थिंक अब तो पाकिस्तान में हमारा वोटर इतना मैच्योर हो गया, वे डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर होगी हुई है कि जब इलेक्शन आता है तो कोई भी वोटर मंशूर देखकर, पार्टी देखकर, निशान देखकर या उसकी कारकर्दगी देखकर वोट करता है। तो ये एक बेसिक राइट तो डायरेक्टली उस पार्टी के पास होना नहीं होना चाहिए क्या कि भाई मैंने तुम्हें वोट करके फलां जमात के मंशूर के ऊपर वोट किया था, तुम कल को किसी और के साथ कैसे जा सकते हो, डिस्क्वालीफाई होकर बेशक घर आ जाओ, लेकिन तुम्हारा वोट किसी भी ऐसी लेजिस्लेशन में कि जो मेरे उस नजरिए, मेरे उस मंशूर या जिस जमात को मैंने पिक किया उसके खिलाफ हो तो तुम कैसे वोट कर सकते हो? नहीं, देखिए, पार्टीज एक खास हद तक जरूर डायरेक्ट करती हैं अपने मेंबरान को, लेकिन जो वोटर है, अब उस वक्त वो जो मुंतखब रुकन है उसने वोट देना है, नहीं तरमीम, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता या उसको रोका नहीं जा सकता। असल इशू वोट डालने से रोकने पर क्रिएट हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया कि अगर आपको वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, आप अपने जमीर के तहत या किसी वजह, आप कोई भी उसकी वजह तोजी तलाश कर लें, लेकिन उसको वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, तो लिहाजा उसका वोट तो डलेगा और काउंट भी होगा। उसके बाद जो शख्स वो वोट डाल रहा है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वो आगाह है, लेकिन उसका वोट डलना और काउंट होना तो आइन का हिस्सा है। डिस्क्वालिफिकेशन का उसको पहले ही पता है कि भाईजान डिस्क्वालीफाई हो जाना है, बट इवन देन आई एम टेकिंग द रिस्क, आई एम टेकिंग द रिस्क। कि वो अपने मैंडेट के ऊपर जो है वो उसको कोई कॉन्फिडेंस है या उससे कोई वजह है जिसकी बुनियाद पे वो समझता है। और ये भी पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि जी हम सबको ये खदशा रहता है कि जी खरीदो फरोख्त होगी। ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिसमें कुछ मेंबरान ऐसे हों जो उस तरमीम से मुतफिक हों और वो चाहते हो कि ये तरमीम जो है वो कानून और आइन का हिस्सा बने, और अगर वो वोट डालना चाहते हैं सब कुछ जानते बूझते हुए, तो उसे उनकी आइन के तहत इजाजत थी और होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के JUIF से ऐसे के मेंबरान हैं कि जिनको लगता है कि ये तरमीम होनी चाहिए? कोई राब्ते में है आप लोगों की पार्टी? मैं तो पार्लियामान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके बारे में तो वही लोग बेहतर आगाह हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वोट करना चाहते हैं तो उनको आइन के तहत इजाजत होनी चाहिए। ये जो कोर्ट का कहना है, या तो चूंकि आइनी तरमीम खुद ऐसी अब होने जा रही है, तो उसका ये इसमें क्लैरिटी लाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1993 में बाज मोहम्मद काकड़ केस में कहा था कि एक ऐसी सूरत हाल जिस पर कोर्ट की तशरीह मौजूद हो और बाद में उस पर कानून साजी आ जाए तो कानून साजी ही बालादस्त रही। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि करंट पॉलिटिकल में केओस, सर सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा तो फाइनेंशियल इस्तेहकाम आएगा, यही हमें सारे सियासतदान बताते हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन बताते हैं। सर सोल्यूशन क्या है? जी, मैं तो आपको यही इस्तदा कर सकता हूं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मौजूद है, सिर्फ एक जमात हमला आवर है उस इस्तेहकाम पर। जो मुस्तकिल जो है वो हमला आवर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियां, सरकारी असलहा, सरकारी अहलकार, उसको इस्तेमाल करके वो हमला आवर है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते तो बिल्कुल वाजे हो गया कि मुल्क का जो मुआशी इस्तेहकाम है वो तो बहुत हद तक अब इस्टेब्लिश हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ IMF प्रोग्राम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस बाहर से आ रही हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जो पहले क्वार्टर में टैक्स इकट्ठा हुआ है उसमें बेहतरी आई है, तो हर लिहाज से इस्तेहकाम आ रहा है। और असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम जब अब करियाने की दुकान पर जा रहे हैं अपने खानदान के लिए अशियाए खुर्दोनोश खरीदने, उन्हें महसूस हो रहा है कि अब कीमतें बढ़ना बंद हो गई हैं और कुछ चीजों में तो कीमतें कम भी हो रही हैं। तो लिहाजा वो जो रिलीफ है वो इस तमाम सो कॉल्ड केओस के बावजूद है। तो लिहाजा ये जो अगर एक जमात जो है तो ये समझती है कि केओस नहीं उसका फायदा है,
वो तो केओस करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है। और जब तक जो असल चैलेंज है वो ये है कि हुकूमत और हुकूमती जो कोalition है, अगर वो अपने साथ यूनाइटेड है जिस तरह नजर आ रही है बाइनी तरमीम के मामले में भी, तो फिर कौमी असम्बली में कोई चैलेंज नहीं है और वहां भी इस्तेहकाम मौजूद है। तो एक जमात अगर मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचाती है, समझते हैं कि वो प्रोटेस्ट करके जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सरबराही इजलास है उसको डिसरप्ट करेंगे, जिस तरह 10 साल पहले उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा डिसरप्ट किया था धरना देकर। लिहाजा वो अगर डिसरप्शन चाहते हैं और वो समझते हैं कि हालात को खराब करके उनका सियासी फायदा है, लेकिन पाकिस्तान में लेकिन सर पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल असेंबली तो किसी भी सियासी जमात का राइट है ना सर? जी, तो लेकिन देखिए ना, अगर पीसफुल असेंबली जिसको हम डिफाइन करते हैं, अगर वो खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो ट्रेलर लेकर और वो पता नहीं बड़े बड़ी गाड़ियां लेकर आएंगे कि जी हम चीजें तोड़ देंगे, और फिर आइन में सिर्फ ये नहीं लिखा कि जी आप कोई चीज तोड़ेंगे तो वायलेंस है। जो आइन का आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि तशद्दुद पर उकसाने की इजाजत नहीं है। आपकी इज़हार राय की जो आजादी है, एहतजाज की आजादी है, उसमें आप ये धमकियां नहीं दे सकते कि एक सूबे की पुलिस और उसका वजीर आला जो है वो लश्कर लेकर किसी दूसरे सूबे में हमलावर होकर उस दूसरे सूबे की जेल तोड़कर किसी कैदी को रिहा कराएगा। ये काम हमने खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के हाथों तो 2 दफा होते हुए देखा है, लेकिन अब आज के पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सर लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, मियां नवाज शरीफ साहब को हम कब एक्टिव देखेंगे पॉलिटिक्स में? जी, वो हम उनकी जो सियासी दानिश है वो हम सबसे है, जब वो बेहतर समझेंगे वो अपनी जो एक्टिविटी है उसका आगाज करेंगे और इंशाल्लाह आईनी तरमीम के मौके पर भी मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब। नाज़रीन, दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, पूरा बड़े बाएतमाद हैं, पूरे तमाद हैं कि आईनी तरमीम आएंगी भी, मुल्क की बेहतरी के लिए भी आएंगी। और जो क्वेश्चन एज ए सेड अर्लियर के जो मेरे और आपके माइंड में होते हैं, आई ऑलवेज ट्राई कि वही क्वेश्चन अपने गेस्ट के सामने रखे जाएं, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे मुद्दा तो हमारा पाकिस्तान ही है। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब फर्दर हिकमत अमली है क्या। कॉज आज भी बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो तो इस नजरसानी अपील की मुखालफत में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली वही वर्जन होगा। मेरे साथ माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है अबूजर सलमान न्याई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अबूजर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आई होप आप भी ठीक होंगे। थैंक यू। 63A तो सर ऑब्वियसली कल जो एक्सपेक्टेड है, लग रहा है कि कल तक फैसला तो आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग कहां पे है, कहां खड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पार्टी? देखें, तहरीक इंसाफ की तो इस पे एक बड़ा सिंपल सी बात है, एक ही जवाब है कि ये जो बेंच बनाया गया है ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे भी गलत है और इखलाकी तौर पे भी गलत है। और जहां तक देखें, सबसे पहली बात है, काजी फायद ईसा साहब खुद ही जजमेंट दे चुके हैं 2015 में हुबारा बर्ड्स केस के अंदर कि रिव्यू में जो ऑथर जज है उसका बैठना बहुत जरूरी है। फिर 2021 में काजी फायद ईसा साहब के अपने ही केस में 6 मेंबर बेंच ने होल्ड किया था कि ऑथर जज जो रिव्यू में बैठता है दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। सो अपना भी एक ऑलरेडी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं। अब जस्टिस मुनीब साहब को कैसे एक्सक्लूड किया जा सकता है रिव्यू बेंच से, ये बहुत परेशानी की बात है, बल्कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट जिस नहज पे पहुंच चुकी है काजी फायद ईसा साहब के अंडर इस वक्त, और इसके अलावा जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया, आपने देखा ऑर्डिनेंस रातों रात पास किया गया, फिर उसको घंटों में इम्प्लीमेंट काजी फायद ईसा साहब ने, और किस तरह मुनीब अख्तर साहब को आउस्ट किया गया कमेटी के अंदर से और नए जज को ऐड किया गया। फिर अब ये बेंच कैसे बना है, ना कोई जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ है। और वो तो मैं मजाक में कह रहा था बात के, अगर आप देखें जस्टिस मुनीब अख्तर की वहां पे हाजिरी लगी हुई है। हम जब वो स्कूल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे तो अपने दोस्तों की जो हाजिरी लगाते थे झूठी प्रेजेंट बोल के, आपको याद होगा, मुझे तो वो वाली टाइम याद आ गया। इस हद तक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि हमने इस केस का फैसला करना है। वे आउट क्या है? वे आउट क्या है? केओस का समा है, एक अजीब सी सिचुएशन है, बहरान है, वे आउट क्या है इसका? देखें,
मैं कल खान साहब के साथ था पूरा दिन जी। तो वहां पे भी हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे। देखिए, वे आउट तो तभी होता है जब कोई चीज कानून और आइन के मुताबिक हो। जो इस वक्त पिछले 1 महीने से, बल्कि 2 साल से, लेकिन खासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो तमाशा लगा हुआ है। आप देख रहे हैं खुद किस तरह सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके कोशिश की जा रही है कि 2/3 मेजॉरिटी इस करंट जो इलीगल सेटअप है, मैंडेट चोर है, इनको ग्रांट की जाए किसी तरह। और ये 63A का केस लगना ही और ये बेंच भी बनना ही उसी का शाखसाना है, क्योंकि हमें पता है, हमें कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि अगर ये फैसला जो लग रहा है हमारे खिलाफ आएगा तो हमारे MNAs को उठाने की कोशिश की जाएगी, अगवा करने की कोशिश की जाएगी, उनकी फैमिली, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, बहनों को, माओं को मारा जाएगा, धमकाया जाएगा, और साथ साथ गोलियां लगेंगी कि खरीदे वोट। मंडी लगाए सिंध हाउस में जो लगी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से रुकी हुई थी। और मकसद क्या है? आपने फेडरल कोर्ट बनाना है, वहां पे अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस इंपोज करना है, ताकि ये फॉर्म 47 की जो छूटी हुकूमत है, चोर हुकूमत है, इसको फर्दर लाइफलाइन मिले। क्योंकि इंडिपेंडेंट जजेस आ गए तो ये हुकूमत घर जाएगी, क्योंकि मैंडेट चोर की बेसिस एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? व्हाट नेक्स्ट? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी यही है। अब हम यहाँ पे तोपें और बॉम्ब तो चला नहीं सकते, सिविलियन है, ऑब्वियसली आपको यही रियलाइज करा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट करते हैं, और अभी हमने डिसाइड इस हद तक कर लिया है कि हम काजी साहब की प्रोसीडिंग्स में, मतलब मेरा मशवरा ये, अभी फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि हमने इस कोर्ट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, क्योंकि हमें बेंच देख के पता लग जाता है क्या होने वाला है आप केस के अंदर। तो इस वजह से हम इसको बाइकआउट करते हैं। ये गैर आईनी प्रोसीडिंग्स हैं, गैर अखलाकी प्रोसीडिंग्स हैं, हम इसका हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहे। तो इस वजह से सुबह आप देखेंगे रिएक्शन आएगा PTI की तरफ से। कोर्ट के अंदर भी कोर्ट को रियलाइज कराया जाएगा कि कोर्ट जिस तरफ जा रही है, इससे मुल्क की आइन, मुल्क की जुडिशरी, मुल्क की जमहूरियत सब तबाह होगा। और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक खास बेंच है जो इसको केस को चला रहा है। अब सर, आपको नहीं लगता कि एट दिस मोमेंट सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक पेज पे आना चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए? चले रिफॉर्म्स भी सही, ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी किसी ना किसी तरह से तो इकट्ठी की जा रही है, बट ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें आपको PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF सबको इकट्ठे बैठकर बात करनी चाहिए, वरना तो क्राइसिस बढ़ता जाएगा। देखें राय साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। कानून आइन के मुताबिक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिकल डायलॉग हम उन लोगों से करें, फॉर इंस्टेंस वो शख्स जो मेरे घर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, पहले मैं उसको घर से बाहर निकालूंगा उससे, और मैं उससे कहूंगा आज मेरे साथ बैठ के रिफॉर्म्स करते हैं। तो यहाँ पे तो ये लोग खुद सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो गए हैं। पहले तो 97 में फिजिकल अटैक किया था, अब ये कागजों में अटैक कर रहे हैं, ये आईनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से अटैक कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लपेट रहे हैं। जस्टिस मंशूर साहब का, जो मेरे ख्याल से हमारे खिलाफ भी फैसले करते रहे हैं, वो चीफ जस्टिस बन गए। मुझे समझ नहीं आ रही इतना खौफ किस चीज का है। क्या खौफ ये है कि वो नजरिया जरूरत के मुताबिक नहीं चलेंगे? खौफ इस चीज का है कि वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो इमरान खान से नफरत नहीं करते, वो बैठते हैं कोर्ट में तो उनको PTI की चीजें जो है वैसी नहीं लगती जिस तरह यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर लगता है, यूनाइटेड नेशंस को फलस्तीन लगता है, जिस तरह इग्नोर किया जाता है। हमें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नेशंस बन गई है और हम या फलस्तीन के हैं या हम कश्मीर के हैं, क्योंकि हमारी दफा टूथलेस टाइगर की तरह सुप्रीम कोर्ट बैठी होती है। तो इस वजह से हम इनके साथ क्या रिफॉर्म्स करें? ये बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के, इस इलीगल मैंडेट। आप लोग एज अ पार्टी कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई सजेशंस आप लोग खुद भी लेके आ रहे हैं, या बिल्कुल बायकॉट है इस सारे प्रोसेस का? देखिए, अगर ये ऐसे को रिफॉर्म आना है जिससे इस सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाना है इन्होंने, और फेडरल कोर्ट इस वजह से बनाना है कि किसी एक शख्स को वहां बिठा के उसको एक्सटेंशन दी जाए और सुप्रीम कोर्ट को नलिफाई किया जाए, तो वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। जनरल रिफॉर्म्स करने हैं तो करें, बिस्मिल्लाह, लेकिन वो तो स्टार्ट होंगे सिविल कोर्ट से, जहां 20 लाख मुकदमे पेंडिंग है। वहां पे बैठे कानून साजी करें, बिल्कुल करते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं उसके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को काबू करने के लिए, अदलिया पे हमला करने के लिए अगर आपने रिफॉर्म्स करने हैं तो हम उसका कोई हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसको अपोज करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम आईनी तरीके से भी और हर तरीके से जजेस के साथ खड़े हैं। और हम कल कोई प्रोटेस्ट एक्सपेक्ट करें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे या ILF के एंड पे? कल कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे? बिल्कुल हमारा प्लान है, आप देखेंगे, और ये अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये डेवलप होगा।
लोगों को अभी रियलाइज होने लग गया है कि इस मुल्क में तमाशा क्या लगा हुआ है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही है इस सारे तमाशे में। तो ये अदलिया पे जो हमला है, देखिए मेरी जात पे नहीं है, ये मुल्क की जुडिशरी पे हमला हो रहा है इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ से, और पार्लियामेंट भी वो जो मैंडेट चोरी करके आया है, ये जेन्युइन अवाम को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, ये जीत के नहीं आए, ये सारे मैंडेट 17 सीटों से किस तरह 120 सीटों पे पहुंचाया गया और अभी भी दिल नहीं भरा भाई 2/3 चाहिए। क्यों चाहिए? कि अपने मनपसंद चीफ जस्टिस को आपने फर्दर एक फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। क्यों? क्योंकि वो चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले करता है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस जो है वो बैठता है तो उसको वो बायस्ड माइंड के साथ बैठता है। Are you trying to say कि ये सारी लेजिस्लेशन 2/3 मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए आ रहा है सारा कुछ? देखें, तहरीक इंसाफ कॉर्नर एक ही तरीके से हो सकती है ना कि आपके हाथ में जुडिशरी हो, आप जुडिशरी को एक उसकी तरह चलाएं, स्क्रू टाइट करें, आपके हिसाब से फैसले करें, आप ढीला करें तो आपके हिसाब से फैसले करें, जिस तरह आप चाहें तोड़ मरोड़ के उससे फैसले करवाएं। कोई इंडिपेंडेंट जज आता है, कल को मंसूर शाह साहब इंडिपेंडेंट आदमी है, मैं कहता हूं, अगर मुनीब अख्तर साहब इंडिपेंडेंट आदमी है, अगर वो आते हैं तो इनके जो डिजाइन हैं, जस्टिस याहिया साहब, जस्टिस मंदोखेल साहब, ये तमाम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है क्या? सॉरी, जस्टिस याहिया साहब, मंदोखेल साहब या अगली जो है बाकी जजेस हैं, याहिया अफरीदी साहब तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मैं कहता हूं, लेकिन जो चीफ जस्टिस होता है वो डिटरमिन करता है जुडिशरी की डायरेक्शन। तो अगर इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस आए, बिल्कुल हमें काजी साहब पे एतराज है, हमें लगता है वो बाइस्ड हैं, हमारे खिलाफ फैसले देते रहे, उनके रिमार्क्स से लगता है, मैं पूरा आपको एक चार्जशीट पेश कर सकता हूं। अगर मंसूर शाह साहब आएंगे तो हमारी फेवर नहीं होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, कि ऑल वी नीड इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिससे इमरान खान साहब जेल में नहीं रहेंगे और हमारे जो सीटें चोरी की गई हैं, हमारी 2/3 मेजॉरिटी जो चोरी की गई है वो हमें वापस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जजेस इंडिपेंडेंट होंगे, ट्राइब्यूनल्स इंडिपेंडेंट होंगे, तो फैसले होंगे टाइम पे। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के एंड पे या उनके क्वार्टर्स में ये पहले का एक आइडिया फ्लोट कर दिया गया था कि जो अक्टूबर में कुछ तरह का केस टेकअप होगा कि हमारा जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ चाहती है कि जनाब फलां जज आए और फलां जज आए। हम चाहते नहीं है, जो आइन कहता है हम चाहते हैं वो जज आए। देखिए, शाह साहब ने हमारे खिलाफ फैसले भी किए, आपको पता होगा 90 डेज वाले जो इलेक्शन वाले केसेस थे, तो हम उनसे नफरत नहीं करते, हम इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हम उनका रास्ता नहीं रोकेंगे कि वो जज ना बने, क्योंकि वो इट्स हिज राइट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका राइट है और वो इंडिपेंडेंट जज हैं। हम ये नहीं कहते वो हमसे नफरत करते हैं या किसी बायस्ड माइंड के साथ, एजेंडे के साथ बैठे हुए हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, हमारे खिलाफ फैसले भी करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो किसी असूल पे करेंगे, किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे करेंगे। अबूजर साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा, सिंस आपकी कल ही इमरान खान साहब बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई है और कल बड़ी गर्मा गर्म खबरें थी जेल से कि जनाब सीएम केपीके को लेकर भी उनका मूड थोड़ा ऑफ था और आजम सवाती साहब को भी कोई एक आधा जुमला वहां पर इस तरह का आया कि जनाब बैठ जाइए आप साइड पे रोके एंड ऑल दैट, आप किसको रिप्रेजेंट करने आए? सिंस यू वर देयर, हुआ क्या कल सारा? देखिए, मैं जब बाहर निकला हूं और मैं वहां से, मुझे केपी हाउस जाना था, तो मैं जब वहां पहुंचा हूं तो जो अंदर डिस्कशन हुई थी वो तो वहां पे थी नहीं बात। मैं आपको बता दूं, मैं किसी को नेगेट नहीं कर रहा किसी चीज से, लेकिन जो बात थी वो ये थी, इमरान खान साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी, उनकी बहुत तारीफ की, और जो खासकर उन्होंने जलसे के बाद स्टेटमेंट दी थी वो उनकी बहुत तारीफ की, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। तो ही वाज ऑल इन प्रेजेस फॉर द चीफ मिनिस्टर केपी। और जहां तक आजम सवाती साहब है, उनको कुछ नहीं कहा गया, बिल्कुल ये भी बात गलत है। और ये मैं सुन रहा हूँ कि गौहर साहब के बारे में भी कोई बात हुई कि उनको निकाल दिया जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल खान साहब हमारी गलतियां पॉइंट आउट करते हैं, जब बताते हैं कि आपको यही नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ना कोई गुस्से में बात थी, वो सिर्फ तलकीन होती है और चीजें सही करने का एक तरीका का। ये गलती पॉइंट आउट की कि आपको इसको गलती कहा उन्होंने कि आप लोगों ने कॉल ऑफ किया है एहतजाज को? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कॉल ऑफ करें, क्योंकि खान साहब की डायरेक्शन थी कि आपने दोपहर 2 से जब तक अंधेरा नहीं होता आपने ये करना है, जो पिंडी वाला था। लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर कि आपने नेक्स्ट टाइम जो जलसा है वो जब तक आप अपनी मंजिल जो होती है, जो आपने सेंटर पॉइंट तय किया हुआ है, वहां नहीं पहुंचेंगे तो जलसा या जो भी हमारा प्रोटेस्ट है वो कॉल ऑफ नहीं होगा। तो वहां पे आपने पहुंच के रहना, जो मर्जी हो जाए, ये उन्होंने डायरेक्शन दी है
स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की है, लेकिन ये नहीं कहा कि किसी कोई फेल हुआ, किसी ने बहुत गलत काम किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मेरे ख्याल से मुबालगा अब रही। लाहौर और इस्लामाबाद जलसे का या है प्रोटेस्ट का आप लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है कि जो कल से खबरें आ रही हैं उसी के ऊपर चल रहे हैं आप लोग? देखें, अभी चीफ मिनिस्टर साहब मिलके आए हैं, मुझे उनसे मेरी बात नहीं हुई। पहले तो हुई थी जब आप जा रहे थे, लेकिन अभी मेरी बात नहीं हुई लेटेस्ट डायरेक्शन क्या है। लेकिन कल तक तो खान साहब की यही थी कि 2 तारीख को हमने मियांवाली करना है, फैसलाबाद और बहावलपुर, क्योंकि मुल्तान में क्रिकेट टीम आई हुई थी इस वजह से, नहीं तो मुल्तान था वहां पे करना था। और फिर हमने उसके बाद करना है आपका 4 को इस्लामाबाद डी चौक, 5 को लाहौर, और फिर उसके बाद उसके अगले हफ्ते जीटी रोड पे जितने सारे शहर हैं हमारे मेन सिटीज हैं, गुजरात, झेलम, गुजरांवाला, पत्तों की, ये सारे एरियाज, गुजरांवाला, ये उससे अगले वीक हमारा ये प्रोटेस्ट एरिया होगा। क्योंकि खान साहब बिलीव्स कि ये फाइनल डेज हैं, इस वक्त जंग चल रही है, इस मुल्क में इनकलाब आने वाला है, लोग अवेयर हो चुके हैं, तो ये हमें बिल्कुल इस पे हार नहीं माननी चाहिए। जितना हमरा 100% नहीं 200% देना है हर शख्स को, हर पार्टी के बंदे को, हर इस मुल्क की अवाम को भी देना है। तो अगर तब भी हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे कोशिश तो हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। अबूजर सलमान न्याजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बैरिस्टर साहब ने जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर भी बात की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जो कल से रिपोर्ट हो रही थी और इसकी एंगलिंग डिफरेंट थी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी वजाहत हमने चाहिए उनसे, और उन्होंने उसमें भी थोड़ा सा हमें गाइड किया कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड दैट वाज रिपोर्टेड। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। शाहिद उस्मानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी, वेरी वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। सर, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, पार्लियामान की तरफ देखते हैं, तो मौजूदा सर्कमस्टांसेस में तो केओस नजर आती है। दो के स्टेबिलिटी का टाइम होता है कि जब गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई। सर, ये आगाज कहां से हुआ और इंतहा क्या है? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, तो आप सारे मुल्क की तरफ देखें, सारे मुल्क में केओस फैला हुआ है। जी, ऐसे ही है अनफॉर्चुनेटली। सो जब मुल्क में केओस फैला हुआ है, तो व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट बी अवे? वो भी उसी पार्ट ऑफ द सेम थिंग। सो इससे सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है अनफॉर्चुनेटली हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोगों के थिंकिंग, एटीट्यूड्स, डीलिंग विद अदर्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। So that affects everything, including Supreme Court, including courts. I remember हमारे टाइम में जो हम जजेस थे, हम किसी से बातचीत नहीं करते थे, किसी से ताल्लुक नहीं होता था, और बल्कि फैमिलीज जो थी वो तंग आ गई थी कि क्या हम आइसोलेशन की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सब चीजें होती थी। तो अब बिल्कुल मामला बदल गया है, खत्म हो गया। अच्छा सर, कोई नजीर ऐसी मिलती है कि ऑथर जज को किसी बेंच से रिक्यूज किए बगैर नया बन जाए, कि जज साहब रिक्यूज भी ना करें कि और वो कोई रिजर्वेशन शो करें अपनी, बट रिक्यूज ना करें, तो उनकी जगह कोई नया जज बेंच में शामिल करिए? कोई नजीर मिलती है सर हमें? नहीं, आमतौर से तो नहीं होता, लेकिन इस केस में, अगर इस केस की बात करें तो इसमें तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे निकाल दिया जाए। मुनीर साहब ने रिक्वेस्ट की कि निकाल दिया जाए? हाँ, उन्होंने कहा था आई डोंट वांट टू सिट इन द बेंच। यस, लेकिन वो रिजर्वेशन शो की थी ना सर उन्होंने कमेटी के ऊपर कि यार ये रिजर्वेशंस हैं। हाँ, वो उसकी वजूहत उन्होंने बयान की, क्योंकि आमतौर से पहले जमाने में वजूहत बयान नहीं की जाती थी जी। लोग खुद ही कहते ठीक है, आई डोंट वांट टू सिट इन द बेंच। दे यूज्ड टू रिक्यूज विदाउट गिविंग एनी रीजंस। पहले रीजंस वगैरह लोग नहीं दिया करते थे। अब चूंकि सोशल मीडिया है और हर एक आदमी देखना चाहता है अपनी शक्ल और अपनी बातें टीवी के ऊपर, आप लोगों के टीवी पर, तो वो लोग बोलते भी हैं, बताते भी हैं। सर, पार्लियामान जिस किस्म की लेजिस्लेशन करना चाह रहा है, या जो भी तक हम मुबैना मुसव्वदे हैं, क्योंकि किसी ने भी आज सच वो देखा नहीं है ड्राफ्ट, उसमें बज़ाहिर ये इंप्रेशन मिलता है कि पार्लियामान किसी हद तक कोर्ट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा, या इंटेंशन ये है सर? इज इट जस्ट इंटेंशन? देखिए, जो पार्लियामेंट जो अब कोशिश कर रही है, जो अभी तक कामयाब तो नहीं हुई क्योंकि उनके पास रिक्विजिट मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जो वो कोशिश कर रही है कि वो ये नहीं चाहती कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 184(3) उसको इस्तेमाल करके वो इंटरफेयर करें इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और things being done by the constitutional bodies. अब वो ये कोशिश कर रहे हैं उसको चेंज करने की। पहले भी की गई, आपको पता है 18th अमेंडमेंट जो लेके आए थे जरदारी साहब, उन्होंने भी यही कोशिश की थी। और तो ये सब चीजें होती रहती हैं, ये तो एक नई चीज नहीं है। डेमोक्रेसी में द टसल बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी इज ऑलवेज देयर, बिकॉज जुडिशरी इज द ओनली वन व्हिच कैन से नो टू समथिंग व्हिच द पार्लियामेंट सेज। बाकी तो कोई कह नहीं सकता। तो ये टसल हमेशा रहती है, लेकिन फर्क ये होता है
कि जो जुडिशरी में लोग होते थे पुराने ज़माने में, वो ज़्यादा कुछ सुलझे हुए होते थे लोग। आजकल चूंकि मीडिया का असर इतना है कि वो चीज़ नहीं रही उसमें, वो सोबराइटी नहीं रही, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये इंप्रेशन हमें भी मिलता है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट की हमारी जुडिशरी उस पोजीशन में है कि नो कह सके पार्लियामान को, या इस किसी भी तरह से इस तरमीम को या इस सारी अमेंडमेंट्स को रोकने के किसी भी तरह की पावर यूज कर सके? देखिए, जहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, तो जो आइन के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा राइट है पार्लियामेंट को, अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होती है दोनों हाउसेज में, पूरा राइट है। लेकिन जो अमेंडमेंट है उसमें रुकावटें हैं कि वो चंद चीजें जो वो नहीं कर सकते, यानी वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं चेंज कर सकते। मसलन एग्जांपल उसकी ये है कि अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, सॉरी हमारी गवर्नमेंट का, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर कोई ये अमेंडमेंट लेके आए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, बाकी कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई लिमिट होती है अमेंडमेंट्स की? बिकॉज एक इंडियन में देख रहा था अगले दिन, कोई इंडियन कोर्ट्स के एक डिसीजन था कि इस लिमिट या इतनी तरमीम एट वन पॉइंट, इतनी अमेंडमेंट से ज्यादा तरमीम आइन में नहीं की जा सकती। कोई इस तरह की लिमिट भी या कोई प्रेसिडेंट है इस तरह का भी? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। सिर्फ ये, बल्कि ये भी नहीं है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर नहीं कर सकते, ये हमारे आइन में नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये चीज आई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया में एक दफा ऐसा इशू आया था जहाँ पे कि ये बात आई थी और उन्होंने ये फैसला किया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं हो सकता। बाकी आप जो चेंज करना चाहें कर लें। शाइख उस्मानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, शाइख उस्मानी साहब वो ये बात बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कही कि जनाब ये टसल जो है ना पार्लियामान की और जुडिशरी की, कंट्रोल करने की जुडिशरी को, कॉज जुडिशरी इज द ओनली वन आर्म के जो नो कह सकता है या कोई स्ट्राइक डाउन कर सकता है, कोई मामलात इस तरह के जहां पर वो इंटरफेयर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये टसल जो डेमोक्रेसी के अंदर चली आती है और इससे पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी हैं। आई डोंट नो कि ये अटेम्प्ट किस हद तक सक्सेसफुल होती है, किस हद तक सक्सेसफुल नहीं होती, बट ऑल दैट आई वांट टू से इज कि हर वो अटेम्प्ट कि जिससे मुझे लगे कि यार मैं बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं किसी भी ना किसी तरीके से हर्ट होऊंगा, मेरे राइट्स हर्ट होंगे, तो आई थिंक उसमें रेजिस्टेंस आनी चाहिए। और हर वो अमेंडमेंट कि जिसमें मुझे लगे या आप तमाम लोगों को लगे, हम सबको ये फीलिंग आए कि जनाब ये आपके और मेरे एम्पावर करने के लिए है, आपके और मेरे राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो ऑब्वियस इसमें हम सबको भी फिर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और हम सबका मुराद मेरा ये है कि वो तमाम लोग जिनको वोट करके आप और मैं पार्लियामान में पहुंचाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।